हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। और आज मैं लेके आया हूँ यूपीएसआई, लेखपाल, टीईटी और सुपर टेट की सामान्य हिंदी की क्लास। हमारा मेन जो पर्पस है, अभी फिलहाल हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अभी जो मेन पॉइंट है, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा। जो भी मेन टॉपिक है यूपीएसआई का एग्जाम के लिए चल रहा है, ठीक है। लेकिन यूपी टेट और यूपी सुपर टेट और हमारा लेखपाल के लिए, सबके लिए हुआ है। तो हम कल तक बात कर रहे थे वर्ण की, ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य की, सॉरी साहित्य नहीं है, हम लोग वर्ण की बात कर रहे थे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग वर्ण तक पहुंचे थे, आज हमें वर्ण के प्रकार बात करने हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हिंदी भाषा में वर्ण की। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं अगर हम बात करें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। क्या है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। स्वर की परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध रूप से हो जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है या जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, जिन्हें हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरीके से उच्चारित कर पाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र तरीके से कर पाते या निर्बाध तरीके से कर पाते हैं और इनका उच्चारण अच्छी तरीके से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, अ, इ, उ, ठीक है, ए, ए। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया स्वर का, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। हम इनकी थ्योरी अगर लिख दें, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध या स्वतंत्र रूप से, या लिख सकते अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन क्या कहता है, व्यंजन कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो क्या होगा हमारा, क, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे, ख, ग, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर लिख दिया था। तो अब मुझे बताइए कि आपने परिभाषा ऐसे जान ली, ठीक है, कि भाई ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया, तो ये क्या हो गई, ये तो वही रटने वाली बात हो गई। लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमारा तरीका एकदम अलग है। चाहूँ तो मैं इतना बता के आपको आगे बढ़ जाऊंगा, परीक्षा के लिए पर्याप्त है, समझो या ना समझो, 4 महीने तक याद रहेगा, उसके बाद परीक्षा हो जाएगी, फिर नए टॉपिक के लिए हमसे पढ़ने फिर आ जाना। लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि अभी पढ़ो हमसे, फिर 4 महीने बाद फिर हमसे पढ़ो आके, तो हमें पैसे का लालच हो। हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहे, दोबारा हमसे पढ़ने आए तो सिर्फ रिवीजन करें, ठीक है। तो मैं आपको इतना बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब बात यह आती कि हमको कैसे पता चलेगा कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। भाई हम तो नहीं मानते, सीधी सी बात, हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, हम नहीं मानते। हम तो पहले प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि हाँ इनकी स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि आप इनका उच्चारण करिए, क्या करेंगे, का, कुछ लोग बोलते का, कुछ लोग बोलते क, ठीक है। तो का के बाद ये आ और जो आ निकल रहा, क्या ये जो आ और जो आ निकल रहा, का और का,
ये जो आ निकल रहा इसको छोड़िए। आपको पता हमारे पास कितने स्वर होते हैं, आ से लेके अंगहा तक, ठीक है। टोटल कितने स्वर होते हैं, 13। टोटल कितने स्वर होते हैं, 13। तो उन 13 स्वरों में से किसी भी स्वर की ध्वनि इनको बोलने में ना निकले, ठीक है। तीनों वर्णों का उच्चारण करना है, और जब उच्चारण करने के बाद ये जो ध्वनि सुनाई पड़ रही ना, का और का, तो ये जो अ और आ निकल रहा है ना, ये नहीं निकलना चाहिए, और फिर उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये का और आ नहीं लगाना है, और फिर उच्चारण करना है, और करिए। चलो अच्छा, अब आ और ई, ये जो 13 स्वर है, इनकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए पीछे से। अब करिए, करिए भैया, नहीं निकल रही ना कोई, लेकिन इनका उच्चारण आपको पता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल रही, यहीं पे फंस जा रही है ध्वनि, क्योंकि उसके पीछे ये वर्ड निकल रहे हैं। ये निकल, जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो क्या होता है भैया, व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो पाएगा। चलिए एक काम करते हैं, आपको थोड़ा एक सहूलियत देता हूं। इसके पीछे इसको लगाइए, के नहीं है, आए होता है, तो क्या हुआ, कै। तीनों के पीछे लगा दो, खाए और गए। चलिए इसके पीछे ऊ लगा दो, तो तीनों का उच्चारण हो जाएगा। चलिए इसके पीछे ई लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कि। भाई की नहीं, छोटा ही है यार, तो क्या होगा, की, खी और गी, हो गया। तो इसी प्रकार आप आ से लेके अंगहा तक सारे स्वर लगाएंगे, तभी इनका उच्चारण हो पा रहा है आपसे। तो अब तो बात समझ में आ गई, जो हमने आपको परिभाषा बताई कि वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो ये परिभाषा बिल्कुल सही है। अब मुद्दा उठता ये है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो इनके नीचे डंडा सा लगा है, ये जो इनके नीचे डंडा सा लगा है, ये क्या होता है, ये डंडा कहाँ से लगता है, कब लगता है, इसका मतलब क्या है, क्यों लगाया जाता है और कब नहीं लगता है, ये हमें आज तक समझ, ये कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो देखो अब ये पॉइंट सही से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक पॉइंट आता है वर्ण विच्छेद, ठीक है, जो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। एक होता है संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद, ठीक है, अलग है, और वर्ण विच्छेद आपका अलग है। संधि विच्छेद में शब्द का दो शब्दों में, किसी शब्द का शब्द में, वो दो शब्दों में तोड़ना होता है। संधि विच्छेद का मतलब होता है किसी शब्द को दो शब्द में तोड़ना, ठीक है। लेकिन वर्ण विच्छेद का क्या मतलब होता है, किसी भी शब्द को वर्णों में तोड़ना। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को वर्णों में तोड़ना, मतलब उसका स्वर अलग निकालना है और व्यंजन अलग निकालना है, तो उसको बोलते हैं क्या, वर्ण विच्छेद। तो वो सीखने के लिए जो आपके परीक्षा में आता है वर्ण विच्छेद, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो वो सीखने के लिए आपको इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत आवश्यक है आपको इस पॉइंट को समझना कि ये नीचे ये जो डंडा होता है, पहली बात तो इसको डंडा कहना छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। तो ये व्यंजन के नीचे जो हल लगा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन के नीचे हल लगा है। और जिस व्यंजन के नीचे हल, या क्या बोलते हैं यार, हाँ, जिस व्यंजन के नीचे ये लगा होता है हल, फिर वह व्यंजन हलंत व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हलंत व्यंजन। मतलब जिस व्यंजन, अगर उस व्यंजन के नीचे हल लगा है, जिस व्यंजन के नीचे हल लगा है, उसको क्या वो कहेंगे कि उसमें स्वर शामिल नहीं है। अभी अगर का ऐसे लिखा है, देखो का ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, का और का के साथ में आ शामिल है, मतलब व्यंजन के साथ में स्वर शामिल। अगर का ऐसे लिखा है, हलंत नहीं लगा है। लेकिन अगर हम कह दें का के नीचे हलंत लगा है ऐसे, तो मतलब इसमें जो आ है, तो जो आ है वो शामिल नहीं है का में, ठीक है। तो जब इसमें आ शामिल हो जाएगा, तब इस का को क्या का बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो जिस व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है, जब व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो तो उसका मतलब होता है अभी उसमें स्वर शामिल नहीं है, और जब स्वर शामिल नहीं है तो मतलब क्या है, उसका उच्चारण संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसका उच्चारण संभव नहीं होगा। तो अगर व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होगा और हमें किसी भी व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अच्छा, और यहाँ पर जो टोटल हमने 13 स्वर की बात की वो आते हैं 11 + 2। ठीक, जो टोटल स्वर हैं हमने 11 + 2 बात करी 13। ठीक है, जैसे इनकी संख्या और ये 11 + 2 क्या है, इन पे हम आगे उन सारी बातों पर अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लिखवाएंगे भी आपको, अभी समझाएंगे भी। तो अभी समझ में आया, जो 13 स्वर होते हैं हमारे व्यंजनों को उच्चारण वही दे पाते हैं। 13 स्वर को इनके पीछे लगाते जाओ, इनका उच्चारण होता जाएगा। ये सब के सब व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। ये 13 स्वर जब सभी व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तभी हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। तो अभी ये समझ में आ गई ना बात, आपको अब प्रूफ हो गया ना व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। तो मान लो कि जो ये का है, इसका मान लो इसका के साथ हम आ को जोड़ दें, तो हम का को जोड़ दें तो जैसा हमारा ये का है तो क्या हो जाएगा, तो इसका रूप कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इस का के साथ आ को जोड़ दें तो इसका रूप कैसा लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, यानी आ स्वर किसी व्यंजन के साथ लगता है तो उसका हल हटा देता है और उस पर कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है। जब आ स्वर किसी भी व्यंजन के साथ लगता है तो उसका हलंत हट जाता है और उस पर कोई मात्रा दिखाई नहीं देती। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमें ये सब क्रम से पढ़ना, हम इनको समझाएंगे कि कैसे व्यंजन के साथ स्वर हमारे जुड़ते हैं। और अब एक पॉइंट लास्ट आपको इसमें ये समझना है कि जब हम लिपि की बात करते हैं, तो संसार की जो लिपियां हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। तो लिपि जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, लिपियां जो होती हैं 2 प्रकार, लास्ट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आता है। लिपियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी वर्णात्मक लिपि और दूसरी होती है अक्षरात्मक लिपि। वर्ण और अक्षर में हमने तो फ़र्क बताया था। हमारा ये क्या है, ये है वर्ण, और ये क्या है, ये है अक्षर। जब वर्ण में स्वर व्यंजन में वर्ण में स्वर जुड़ जाता है या व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, लो हमने क्या बताई, मतलब एक लिप जो केवल वर्ण के साथ लिखी जाती है और दूसरी लिप जो अक्षर के साथ लिखी जाती है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि देवनागरी लिपि, जो देवनागरी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, वो वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है, वो वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है, तो आप क्या आंसर देंगे। भाई हमसे पूछा गया कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो वर्णात्मक है या अक्षरात्मक, तो क्या वर्णात्मक। अरे नहीं बच्चा, यही हमारी जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है। अच्छा, जो देखो ABCD होती है, ABCDEFG, तो इसमें भी AEIOU ये क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हो गए, तो हमारे ये 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो इसका जब रोमन, इसको हम कौन सी लिपि बोलते हैं, ABCD कौन सी बोलते हैं, ये होती है हमारी रोमन लिपि। ठीक है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, तो ये जो होती है हमारी कौन सी होती है, ये रोमन लिपि होती है। तो क्या जब किसी शब्द को इंग्लिश में आप किसी शब्द की स्पेलिंग लिखती है तो किसी शब्द के ऊपर मात्रा चढ़ाते हैं, नहीं। जैसे आपने राम लिखा तो राम अगर हिंदी में लिखा तो राम में आपने मात्रा चढ़ा दी, लेकिन राम आपने इंग्लिश में लिखा तो क्या किसी वर्ड के ऊपर मात्रा चढ़ाई, नहीं। तो ये कौन सी है, प्रत्येक वर्ण है ये आपका। तो ये जो रोमन लिपि है हमारी वो है वर्णात्मक, लेकिन अगर ये रा है तो राम हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, ये हमारा वर्ण तो ये थे, लेकिन हम कैसे लिखते हैं ये, तो ये हमारे क्या बन गए, अक्षर। तो हमारी देवनागरी लिपि कैसी है,
अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि हमारी कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है। अब जैसे आपको मान लो किताब लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? का पर छोटी की मात्रा, फिर ता पर बड़ा की मात्रा, फिर बा, ठीक है। तो और बा के साथ आ लगता है, ठीक है। तब आप इसको लिखोगे कैसे? किताब लिखना है तो क्या लिखोगे? का में छोटी की मात्रा, ता में बड़ा की मात्रा, और उसके बाद बा। तो किताब ऐसे लिखोगे। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, तो आप ये तीनों आपने लिखे, का, की, ता, ब। इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। की, ता, ब। तो ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों हैं आपके अक्षर। जब हमने किसी शब्द को तोड़ा तो वो किसमें टूटता है? अक्षरों में। फिर जब अक्षर को तोड़ते हैं तो ये टूटता है किसमें? स्वर प्लस व्यंजन मतलब वर्ण में। ये किसमें टूटता है? वर्ण में। तो ये होते हैं वर्ण। तो हमारी जो देवनागरी लिपि समझ में आई? क्यों अक्षरात्मक है? क्योंकि अक्षरों से मिलके हमारी देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी व्यंजन के साथ अगर स्वर जुड़ जाता है तो स्वर और व्यंजन का जो मेल होता है, जो युग्म होता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। तो अगर आपसे अक्षर की परिभाषा पूछी जाए, अगर तुमसे पूछा जाए भैया अक्षर की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो अक्षर की परिभाषा आप दो तरीके से कि जब स्वर और व्यंजन के युग्म को अक्षर कहते हैं। जैसे का, धन, ई, क्या हो गया? कि एक अक्षर ये बन गया। का, धन, आ, तो एक अक्षर ये बन गया। खा, धन, आ, अक्षर ये बन गया। खाना लिखना है कैसे होगा? खा, धन, आ, धन, ना, धन, आ। तो ऐसे लिखोगे। तो ये क्या होगा? जब व्यंजन और जब वर्ण के साथ स्वर और व्यंजन, या इसको बोले स्वर और व्यंजन जब मिल के जो युग्म बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और अक्षर और वर्ण में बहुत ज़्यादा विवाद है। कई जगह पर अक्षर, ध्वनि और वर्ण, क्या? वर्ण, अक्षर और ध्वनि, ठीक, ये तीनों को एक ही माना गया है, ठीक है। वर्ण, अक्षर और ध्वनि को एक ही माना गया है। लेकिन इसको हम प्रूफ करने के लिए बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि वर्ण और अक्षर एक नहीं है। हमने ध्वनि और वर्ण तो बताए थे, तो हमने बताया था वर्ण और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोनों कभी साथ में नहीं दिए होंगे, वर्ण और अक्षर, वर्ण और ध्वनि कभी साथ में नहीं दिए होंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। अगर दोनों कभी भी साथ में दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर आपकी ध्वनि आएगी। अगर दोनों साथ में दे ध्वनि आएगा। तीन हमने बताए, भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे पहले हमने बताई थी बोली, दूसरी बताई थी वर्ण, तीसरी बताई हमने क्या? ध्वनि, ठीक है। तो ये दोनों तो वर्ण और ध्वनि तो एक ही है, ठीक है, ये अलग है। तो कभी भी तीनों ऑप्शन पहले इस बात तो साथ में नहीं देगा, ठीक है। अब बची इन दो को कभी कभी साथ में देता है, बाई द वे, रेयर केस में। तो अगर कभी साथ में दे तो आपको क्या करोगे? हमेशा ध्वनि को ही मार करोगे। वही सबसे पहले क्या हुई? ध्वनि आई, ठीक है। तो ध्वनि को सबसे पहले मार करोगे। तो भाषा की सबसे छोटी क्या हो जाएगी? ध्वनि। अब हम बात करते हैं वर्ण और अक्षर को एक क्यों नहीं हम मान रहे हैं। कई जगह लिखा है, प्रूफ भी दिया है, कई सारी जगहों पर लिखा है। और सबसे पहला प्रूफ क्या है कि देवनागरी लिपि कितने प्रकार की होती है। देवनागरी लिपि कितने प्रकार की होती है? तो देवनागरी लिपि हमारी क्या होती है? दो प्रकार की। या लिपि की कितने प्रकार की होती है? हमने बताई लिपि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली वर्णात्मक और दूसरी अक्षरात्मक, ठीक है। अगर वर्ण और अक्षर दोनों एक हैं तो फिर देवनागरी लिपि में इसमें दो भाग क्यों बना दिए?
पहला प्रूफ आपको मैंने दिया कि अगर वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं है तो इन दोनों के हिसाब से ये दोनों एक होनी चाहिए थी, तो फिर लिप दो प्रकार की क्यों कर दिया आपने? सीधी सी बात, वर्ण और अक्षर अगर एक हैं तो भाई यही वर्णात्मक होती और यही अक्षरात्मक भी होती अगर दोनों एक होते हैं, लेकिन आपने इस यहाँ पर तो कह दिया दोनों हैं, एक वर्णात्मक लिपि और एक दूसरी अक्षरात्मक लिपि। तो इस हिसाब से वर्ण और अक्षर, पहला एग्जाम्पल हमने ये दिया कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं। अब जैसे हम कई सारे टॉपिक दे दें, अगर जैसे किताब है तो अगर हम बोलें किताब में स्वर और व्यंजन को एक बार अलग करो, ठीक है। वैसे अभी हम वर्ण विच्छेद पढ़ाएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं किताब में स्वर्ण और व्यंजन दोनों अलग करो, ठीक है, किताब, ठीक है। अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि किताब में वर्ण कितने हैं, अब भाई किताब देखो हम दे रहे हैं, अभी ध्यान देना, सत्य, इससे और एक कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है। वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं, ठीक है, हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, वर्ण और अक्षर अलग करके। तो किताब को जब वर्ण में तोड़ोगे तो क्या आएगा? का, ई, ता, आ, बा प्लस आ। तो इसमें वर्ण कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 5 6। वर्ण कितने हुए इसमें? 6। अब अगर किताब में अक्षर की बात करें कितने हुए? 3। तो वर्ण और अक्षर अगर दोनों एक ही हैं, वर्ण और अक्षर अगर दोनों एक ही हैं तो फिर कैसे चेंज होगा? सत्य में बात करो, सत्य में अगर वर्ण बात करो तो स, आ, ताल रेडी आधा है, या प्लस आ। तो अगर सत्य में हम वर्णों की बात करें तो वर्ण हमारे सत्य में कितने हैं? 5। और वर्ण में सत्य में हम अक्षर की बात करें तो कितने हैं? 2। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर अक्षर और वर्ण की संख्या अलग अलग कैसे हो गई भैया? अगर ऐसा है तो वर्ण की और अक्षर की संख्या कैसे होगी? तो इससे ये होता है कि हमारा वर्ण और अक्षर जो विवादित पद बयान है वो गलत है, ठीक है। तो वर्ण और ध्वनि एक है, वर्ण की मौखिक इकाई ध्वनि है, ध्वनि की लिखित इकाई वर्ण है, और ये दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्योंकि सेम है, दोनों कभी ऑप्शन से साथ में नहीं देता है, ठीक है, अलग अलग देगा। दूसरी हमने बताई थी भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली है। ये चीज़ें आपको समझ में आई? हमने पढ़ा स्वर अ ई उ ए ओ अंगा 13 होते हैं, 11 + 2। अब वो हम बताएंगे आगे क्यों। जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध स्वतंत्र रूप से या अच्छी तरह से कर पाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल ये है, और व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर पाते हैं तो इनका उच्चारण संभव नहीं है। ये चीज़ याद रखिए, बिना स्वर की सहायता से, ठीक है। बाकी हमने बता दिया वर्ण और अक्षर अलग अलग हैं। लिपि हमारी 2 प्रकार की होती है, एक वर्णात्मक लिपि, एक अक्षरात्मक लिपि, ये भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हिंदी जिनको लिए इंपॉर्टेंट है, उनको क्लास को शेयर करिए। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जो आपका कन्फ्यूज़न हो, जो समस्या हो, कमेंट में डालिए, मैं अगली क्लास में आकर के उसको आपका सॉल्व करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।